गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है कि अपन थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे, फर्स्ट यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें हम जूल थॉमसन इफेक्ट कर रहे थे। और हमने ये देख लिया था कि जूल थॉमसन इफेक्ट की वैल्यू कब पॉजिटिव आती है, कब नेगेटिव आती है। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। और डेरिवेशन जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो मैंने यहाँ पर छोड़ा था, कैलकुलेशन ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी व्युत्क्रम ताप की गणना हमको करनी थी। तो वो मैंने आपको कहा था कि वो हम आज करेंगे। तो आज हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी व्युत्क्रम ताप की गणना। ठीक है। जो आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है, और वंडरवाल गैस इक्वेशन जो है ये आपके सामने लिखी हुई है फॉर रियल गैसेस, जो कि वास्तविक गैसों के लिए होती है। एक मोल, अगर एन का मान एक मोल है, यानी एन इजिकल टू 1 मोल है, तो रियल गैस इक्वेशन जो है वो ये होती है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का ब्रैकेट, देन v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। एन आर टी होता है, एन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। हम इसको जब खोलेंगे तो ये ब्रैकेट हटेंगे तो ये पहले p इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में a अपॉन वी स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। देखिए क्या आया, पी वी माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है यहाँ, माइनस पी वी, ठीक है, प्लस ए वी अपॉन वी स्क्वायर है, तो v से एक v कट जाएगा तो a अपॉन वी बचेगा ओनली। ठीक है। होगा क्या, ए वी अपॉन वी स्क्वायर, तो v से v कट जाएगा तो a अपॉन वी बचेगा, और माइनस का ए बी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी इजिकल टू आर टी। इतना तो हमने गैसेस स्टेट पे भी किया है, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब आपने गैसेस स्टेट पढ़ा होगा। एंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ वेरी स्मॉल। ए और बी की जो मान है वो बहुत कम होते हैं, हम जानते हैं। एंड व्हेन द प्रेशर इज़ वेरी लो देन वॉल्यूम इज़ वेरी हाई। और जब प्रेशर यानी कि दाब बहुत कम होता है तो उस केस में आयतन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आयतन ज़्यादा होगा तो आयतन का स्क्वायर तो और भी ज़्यादा होगा। और बी जो होता है यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, वो कम दाब पर बहुत कम होता है। या हम कहें कि जब दाब बहुत कम होता है यानी प्रेशर बहुत कम होता है, तो आपको पता है कि किसी भी प्रकार का कोई रिपल्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो कोई भी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम नहीं होता, यानी लगभग जीरो होता है। तो ए बी की वैल्यू कुछ नहीं आएगी और वी स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि आयतन बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ा, आयतन बढ़ा मतलब वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम का स्क्वायर तो और भी ज़्यादा हो गया। तो ए बी की वैल्यू बहुत कम और वी स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर हम ए बी अपॉन वी स्क्वायर करें तो ये आएगा 0.000 समथिंग आता है, यानी लगभग नेग्लिजिबल आता है। तो इसको नेग्लिजिबल मान के हम छोड़ देते हैं। जब इसको नेग्लिजिबल मान के छोड़ेंगे तो इस रिएक्शन इक्वेशन को देखिए वापस लिखेंगे तो क्या होगी, ये पी वी माइनस पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर पी वी के कंपेरिजन में लिखे तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो अपनी जगह है ही, ए अपॉन वी यहाँ प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस ए अपॉन वी, और पी वी इधर माइनस का तो उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखिए पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी प्लस पी वी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। एंड वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू आर टी, सो वी इज इक्वल टू क्या होता है आर टी अपॉन पी। ये v की जो वैल्यू है आर टी अपॉन पी, ये हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे v की जगह पे, a अपॉन वी है ना इसकी जगह पे, तो क्या रखना आर टी अपॉन पी। तो आर टी नीचे आएगा और p ऊपर चला जाएगा, है ना, आर टी तो यहाँ आ जाएगा और p ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, तो पी वी इजिकल टू क्या हो गया आर टी माइनस ए पी अपॉन आर टी प्लस पी वी। इस इक्वेशन नंबर 4 को, इसे इक्वेशन नंबर 4 देंगे हम, और इसे डिवाइड कर देंगे p से। पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड करेंगे तो पी वी अपॉन पी आएगा तो ओनली v बचेगा, ये रहा। आर टी अपॉन पी आएगा तो एज इट इज़ आ जाएगा आर टी अपॉन पी, ये रहा, माइनस की जगह माइनस ए पी अपॉन आर टी, और यहाँ पर p आएगा तो p से p कट जाएगा तो बचेगा क्या a अपॉन आर टी। ये देखिए a अपॉन आर टी, और पी बी अपॉन p आएगा तो p से p कट जाएगा तो ओनली b बचेगा, ये रहा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि ताप के सापेक्ष इसका क्या करेंगे हम अवकलन कर देंगे, और वो भी नियत दाब पर। ठीक है, निश्चित दाब पर या नियत दाब पर। तो ताप के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यही है, इजिकल टू। अगर आप देखें कि हम टेम्परेचर का ही जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आर टी अपॉन पी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टी तो खुद टेम्परेचर और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका टी का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1,
और आर और पी कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है तो ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट तो ये आ गए, तो आर अपॉन पी आएगा इसका, क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आर अपॉन पी हो जाएगा, और ये साइन बदल जाएगा, ठीक है। ये जो है प्लस का आ जाएगा, और यहाँ देखिए ए अपॉन आर टी, तो बेसिकली ए भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और 1 अपॉन टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो टी स्क्वायर होता है, 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए अपॉन आर टी स्क्वायर हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, तो प्लस बी जो है उसका हो जाएगा 0, बी कांस्टेंट है, जब इसका 0 हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर अपॉन पी, ये हो जाएगा प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, और बाकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। तो बायो वाले एटलीस्ट इसको याद रख लें, और मैथ्स वाले तो कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो रटना चाहें तो याद भी रख सकते हैं, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 4 से देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 अगर हम देखें, देखिए वो यही है, अगर हम इसको आर टी के रेस्पेक्ट में लें तो आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी माइनस पी बी, क्योंकि ये जब ये भी इधर ले जाओ, ये पूरा मतलब ये पूरी वैल्यूज़ को इस तरफ ले जाओ, तो आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी वी माइनस पी बी प्लस ए पी अपॉन आर टी, यही हो जाएगा। आर टी इज इक्वल टू देखो यही हो रहा है, पी वी माइनस पी बी प्लस ए पी अपॉन आर टी, यही है। तो ये क्यों किया हमने, ताकि p कांस्टेंट आ सके यहाँ से, क्योंकि p इधर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा v माइनस बी, और ये तो है ही ए पी अपॉन आर टी। और इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, pt से डिवाइड कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को pt से डिवाइड। देखिए आर टी अपॉन पी टी, पी टी से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर टी अपॉन पी टी से क्या होगा, टी से टी कट जाएगा, आर अपॉन पी आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली आर अपॉन पी की वैल्यू आ जाएगी। ये देखा आर अपॉन पी आ गया, यहाँ पर हम pt से डिवाइड करेंगे, p से p कट जाएगा, क्या बचेगा, v माइनस बी अपॉन टी, ये आ जाएगा। यहाँ पर हम pt से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, pt से डिवाइड किया है, तो p से p कट जाएगा, और t से t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन आर टी स्क्वायर, ये हो गया a अपॉन आर टी स्क्वायर। ये r अपॉन p की वैल्यू आ गई, ये r अपॉन p की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है। ये r अपॉन p की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 6 में जैसे ही पुट करी, तो इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये आर अपॉन पी थी, उसकी जगह हम ये पूरी वैल्यू रख देंगे, यानी वी माइनस बी अपॉन टी। और देखिए यहाँ पर भी क्या है, ए अपॉन आर टी स्क्वायर, और ये भी है ए अपॉन आर टी स्क्वायर, तो कितने हो गए, 2 हो गए बेसिकली, तो क्या आ जाएगा, 2a अपॉन आर टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2a अपॉन आर टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी a अपॉन आर टी स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर भी a अपॉन आर टी स्क्वायर आ रहा है, तो ये 2 हो जाएंगे, 2a अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर 8 आ गई। इस इक्वेशन नंबर 8 को हमने t से यानी टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन को। तो देखिए इसको जब हम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि टी। और जब v माइनस बी अपॉन टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी से, तो टी से टी कट जाएगा, ये बचेगा ओनली v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर को जब हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक t से t कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a अपॉन आर टी, ये बचेगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 9, बेसिकली अभी नहीं हुई है। यहाँ पर क्या होगा, v को हम इस तरफ लेंगे, तो v यहाँ माइनस में हो जाएगा, यानी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर माइनस v इस तरफ आएगा, तो माइनस का माइनस v इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी, और माइनस का है b तो वो इस तरफ आ जाएगा, 2a अपॉन आर टी माइनस b। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 9, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 9 हो जाती है। अब एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन, इसको यहाँ तक ही रखेंगे और इसको याद रखना है ना, इक्वेशन नंबर 9 से इस चीज़ की वैल्यू भी आई है, ये याद रखेंगे, ये अभी काम आएगी अपने। अब एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे बायो के स्टूडेंट हो या मैथ्स के, क्योंकि ये जो चीज़ एकदम से यहाँ आई है तो इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि v इज इक्वल टू क्या होता है, t डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो चीज़ है ये, कि आयतन जो है वो ताप और दाब का फलन होता है, तो आयतन को ताप और दाब के फलन के रूप में यहाँ पर एक तरीके से बताया है, ठीक है। पर यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे तो एंथैल्पी आ गई है ना, तो ये एक रिलेशन है बेसिकली, इसमें तो कुछ और ही हो गया है, ताप और दाब के फलन के रूप में नहीं है ये, क्योंकि आयतन में यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये है डेल वी
अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस ये है चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये जो वैल्यू है ये टी से मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो ये एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे डेल एच अपॉन डेल पी का मान, और डेल एच अपॉन डेल पी यानी कि चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कहाँ से आता है अपने पास, म्यू जे टी से आता है। और म्यू जे टी क्या है अपने पास, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। हम जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी वो क्या होता है, 1 अपॉन सी पी, माइनस का है 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वैल्यू होती है, मैंने आपको कहा था म्यू जे टी की वैल्यू याद रखना। ठीक है, उसमें रखेंगे। तो इक्वेशन क्या है, ये रही, v इज इक्वल टू टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे कि v, इसको पूरे को उस तरफ ले जाएंगे, तो v माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आ गया इक्वेशन नंबर 10। तो देखो इसका मान निकल गया, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू निकल गई। हमें यही निकालनी थी कि यहाँ से इस वैल्यू को निकालेंगे हम, ये निकाल ली डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इसमें म्यू जे टी में, यानी म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू ये आई। ठीक है, यही चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 10 से हम वैल्यू 11 में रखेंगे, ये 11 नंबर इक्वेशन है, 10 से हम ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, किसकी, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये देखो क्या आएगा, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी, माइनस का 1 अपॉन सी पी, और माइनस का 1 अपॉन सी पी, और अब ये वाली वैल्यू जो है, यानी ये वाली वैल्यू पूरी इसकी जगह आ जाएगी, यानी v माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हो गया, ये चीज़ आ गई, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन सी पी, देखो ये चीज़ प्लस की हो जाएगी, v माइनस का होगा, हो गया ये भी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप याद रखिए, देखिए इस चीज़ का मान जो है, यानी इस चीज़ की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 2a अपॉन आर टी माइनस बी होती है। यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, इसकी जगह हम इक्वेशन नंबर 9 से वैल्यू रखेंगे, और 9 से वैल्यू रखते यहाँ क्या आ जाएगा, 2a अपॉन आर टी आ जाएगा, 2a अपॉन आर टी माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, यानी म्यू जे टी की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ये आ गया। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि अगर 2a अपॉन आर टी की वैल्यू b से ज़्यादा है तो म्यू जे टी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये वैल्यू अगर b से ज़्यादा है तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, 1 अपॉन सी पी से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1 अपॉन सी पी भी क्या है, पॉजिटिव। तो म्यू जे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि एक्सपेंशन पर क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है, यानी गैस जब प्रसरित हो रही है तो वो कैसी हो रही है, ठंडी हो रही है। और अगर b की वैल्यू ज़्यादा आई, तो देखिए b की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो वो माइनस की है, मान लीजिए माइनस का 10 और ये माइनस का 5, तो क्या बचा, माइनस का 5। तो माइनस की वैल्यू जो है वो प्लस की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो टोटल क्या आएगा, माइनस की वैल्यू, यानी म्यू जे टी का वैल्यू काय में आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो हीटिंग हो रही है। ठीक है, और ए बी और आर यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट है। और साइन एंड वैल्यू ऑफ म्यू जे टी इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो म्यू जे टी का जो साइन है और जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। एंड द टेम्परेचर एट विच जूल थॉमसन कोएफिशिएंट चेंज इट्स साइन इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर म्यू जे टी विल बी 0, यानी वो टेम्परेचर जिस पर म्यू जे टी अपना साइन चेंज करता है, यानी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का साइन चेंज होता है, या हम कहें कि पहले पॉजिटिव आ रहा था यानी कूलिंग हो रहा था, बाद में नेगेटिव आ रहा है यानी कि हीटिंग हो रहा है, तो वो टेम्परेचर जिस पे ये साइन चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जो है इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। और उस टेम्परेचर पे, जो इन्वर्जन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे म्यू जे टी की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे 2a अपॉन आर टी की वैल्यू क्या हो जाती है, b के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो वो अगर ये 2a अपॉन आर टी की वैल्यू अगर b के बराबर हो जाएगी
तो वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0, तो म्यू जे टी इजिकल टू 0 आएगा। ठीक है, वो इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। और 2a अपॉन आर टी इजिकल टू बी, अगर 2a अपॉन आर टी की वैल्यू जो है बी के बराबर है, और टी आई इजिकल टू हम कहते हैं 2a अपॉन आर बी होता है। ठीक है, और टी आई क्या है यहाँ, इन्वर्जन टेम्परेचर है, ध्यान रखना। इट इज़ डिपेंड ऑन वंडरवाल कांस्टेंट, ये सिर्फ वंडरवाल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने जो है ये जूल थॉमसन इफेक्ट किया, जिसमें हमने जूल का इफेक्ट देखा, जूल का एक्सपेरिमेंट देखा, देन आइडियल गैसेस रियल गैसेस दोनों के लिए देखा जूल, देन उसके बाद में हमने जूल थॉमसन इफेक्ट देखा, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट देखा, इन्वर्जन टेम्परेचर और उसकी वैल्यू। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जूल थॉमसन, और यहाँ से सवाल 100% आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर से आ सकता है, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट से आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, पर बनता ज़रूर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जूल थॉमसन कॉफिशिएंट से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर जो है आपके ख़त्म हो जाता है। देन उसके बाद में आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन उससे पहले ये है कि सेकेंड लॉ की नीड क्या थी, कि सेकेंड लॉ क्यों आया। ठीक है, कि ऐसी क्या कमी रह गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि सेकेंड लॉ को लाना पड़ा, या इसके लिए एक और लॉ बनाना पड़ा, कोई तो कमी रही होगी, है ना। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन द नीड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, के फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, और ऐसा क्या हुआ या क्या नीड थी कि इसके लिए जो है एक और यानी सेकंड लॉ बनाना पड़ा। वैसे तो और भी हैं, आप जानते हैं कि थर्ड लॉ भी है, जीरोथ लॉ भी है थर्मोडायनेमिक्स का, पर फर्स्ट लॉ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, पर फिर भी उसमें भी जो है अपन कहते हैं कि कुछ कमियां हैं। तो वो कमियां कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक, यानी पहले हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस। तो अगर हम देखें, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर मैं आपको पीडीएफ डाली दी है, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, बट जस्ट एक बार हम रीड कर लेते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट गिव ओनली द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एब्जॉर्ब हीट। अगर आप जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यही है, यानी कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करी और कितना वर्क किया, इसके बीच में जो है ये रिलेशन बताता है। बट दिस लॉ डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हीट के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, यानी किधर से किस तरफ, किस तरफ से किस तरफ की तरफ हीट फ्लो होगी, इस बारे में कुछ नहीं बताता ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फॉर एग्जांपल, ये हम जानते हैं कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप जो है फ्लो होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। इट मीन्स इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, यानी ये अपने आप होता है ये, तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। बट लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट डज नॉट फ्लो विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, यानी हम कह रहे हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, अधिक ताप से कम ताप की तरफ ऊष्मा अपने आप प्रवाहित होती है, लेकिन कम ताप से अधिक ताप की तरफ ऊष्मा बिना बाह्य कार्य के प्रवाहित नहीं हो सकती, यानी अपने आप प्रवाहित नहीं हो सकती। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से लिमिटेशन हुई। फर्स्ट लॉ तो इस बारे में कुछ कहता ही नहीं है, फर्स्ट लॉ तो सिर्फ कहता फ्लो ऑफ हीट, लेकिन हीट का फ्लो किधर से किधर होगा इस बारे में फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। तो ये अपने आप में एक लिमिटेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट अपने आप फ्लो होती है। जैसे अपन कोई जो है मेटल की रोड को एक कोने से अगर गर्म करना शुरू करें तो दूसरा कोने तक वो अपने आप गर्म हो जाती है थोड़ी देर बाद में, है ना। जबकि मॉलिक्यूल्स या एटम जो है वो हम कहें कि वो जो है ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, और उस वाइब्रेशन के थ्रू वो एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर ऑफ द मेटल। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर हमें जो है, ये तो बात हुई कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तो हीट अपने आप जा रही है, लेकिन हम देखें कि हमें फ्रिज में फ्रिज एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हमें जो है सामान को ठंडा करना है, तो क्या वो अपने आप होगा, फ्रिज में रख दो अपने आप ठंडा हो जाएगा, नहीं, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको जो है कनेक्ट करते हैं तब वो वर्क करती है, और वर्क करके क्या करती है, वो ठंडा करती है। ठीक है, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है, बेसिकली
लो टेम्परेचर से हीट लेकर के हाई टेम्परेचर वाले यानी सराउंडिंग में, एनवायरमेंटल में देते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर क्या है, कम है, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 0 डिग्री। एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री, 27 डिग्री। तो वो लो टेम्परेचर से भी हीट लेती है। आपको मालूम है फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो हीट एब्जॉर्ब करता है या हीट को खींचता है इधर से। फ्रिज के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी हीट है तो उसको खींचता है। आप बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं, तो जो हीट अंदर जाती है फ्रिज के, तो वो थोड़ी सी हीट है उसको भी खींच करके वो कहाँ फेंकता है, एनवायरनमेंट में फेंकता है। तो वो कर क्या रहा है, बेसिकली लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट को ले रहा है और हाई टेम्परेचर वाले सराउंडिंग में दे रहा है। तो उल्टा हो रहा है। तो क्या वो अपने आप होता है? नहीं, उसके लिए वर्क करना पड़ता है। और वो वर्क कौन सा है? एक्सटर्नल वर्क। जैसे हम बात करें कि पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, या हम कहें कि जिस तरफ ज़्यादा होगा उधर से कम की तरफ अपने आप जाता है वाटर, है ना। जिस तरफ हाई उसकी जो है वॉल्यूम होगा उस तरफ से लो वॉल्यूम की तरफ अपने आप जाएगा। क्या लो से हाई की तरफ अपने आप जाता है क्या? नहीं जाएगा। उस जा सकता है कैसे? आप मोटर लगा के उसको पंप लगा करके फ्लो करवा सकते हो। तो आपने क्या किया? एक्सटर्नल वर्क किया। यानी आप क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल वर्क करके जो है उसको फ्लो करवा सकते हो, ठीक है, पंप के थ्रू। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो है आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ ये स्पॉन्टेनियस होते हैं या हम कहें कि जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो, उसमें हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप फ्लो करती हैं। तो ये अपने आप जो फ्लो होता है ये विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क होता है, यानी किसी बाह्य कार्य के बिना होता है, अपने आप होता है। और ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और अपने नेचर में जितने एनवायरमेंटल प्रोसेस हैं सारे के सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे झरनों का गिरना, पानी का आना, ऋतुएं बदलना, जो मौसम बदलते हैं वो, है ना। और हम बात करें कि पेड़ पौधों पे पत्तियां आना, फूल आना, उसके बाद फल आना, है ना। और झरने से पानी ऊपर से नीचे गिरना, बारिश का होना, गर्मी सर्दी, ये सारे क्या है? स्पॉन्टेनियस है, यानी अपने आप होने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता, ये अपने आप होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर फ्लो हो रहा है अप टू डाउन, अपने आप होगा। लेकिन क्या डाउन नीचे से ऊपर की तरफ अपने आप चला जाएगा क्या? नहीं, उस जा सकता है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। हमें एक पंप को चलाना पड़ेगा जो नीचे से पानी को ऊपर की तरफ क्या कर सके? फ्लो कर सके, खींच सके। तो कहने का मतलब जो अपने आप होने वाले प्रोसेस हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस। और जो अपने आप नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन इस बारे में फर्स्ट लॉ कुछ नहीं बताता, अभी तक ऐसी कोई बात हमने फर्स्ट लॉ में नहीं करी, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप जाती हैं हीट, और हीट फ्लो होती है अपने आप, ठीक है। तो वो स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। लेकिन लो से हाई की तरफ अपने आप हीट फ्लो नहीं होती, इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, या इट इज़ नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली, ठीक। फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन दैट अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस और नॉट। यानी फर्स्ट लॉ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताता हमको जो ये कह सके कि जो प्रोसेस है वो स्वतः प्रक्रम है या नहीं है, यानी स्पॉन्टेनियस है या नहीं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः प्रवर्तिता, यानी अपने आप होगा कि नहीं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, energy can change from one form of energy to the another form of energy, but heat is also a type of energy which does not completely change into work without any loss। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हम ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते, ना नष्ट कर सकते हैं, सही बात है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो कहता है वो कि हम एनर्जी को एक फॉर्म, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। पर यहाँ ये भूल गए कि ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, यानी हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट को कभी भी आप कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हीट का किसी ना किसी फॉर्म में लॉस ज़रूर होता है। यानी हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बट विच कैन नॉट कम्प्लीटली चेंज इन टू वर्क विदाउट एनी लॉस, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में उसका लॉस होता ही होता है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरता है, ठीक है। प्राकृतिक प्रक्रम, मैंने कहा जितने प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं यानी एनवायरमेंटल प्रोसेस हैं अपने, वो सारे क्या हैं? स्वतः होते हैं, स्वतः प्रवर्तित यानी स्पॉन्टेनियस है। जैसे पानी का गिरना, पेड़ों पर फूल आना, फिर फल लगना,
धातु की छड़ यानी जो मेटल रॉड है वो एक सिरे से गर्म करने पे दूसरे सिरे तक अपने आप गर्म हो जाती है। ये भी नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। और कब तक होती है? जब तक कि दोनों सिरों तक तापमान समान ना हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। विसरण डिफ्यूजन जो होता है वो भी कब तक होता है? जब तक कि जो है कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। पर हम जानते हैं कि बर्फ़ को निम्न ताप पर ठंडा करके उससे प्राप्त ऊष्मा से जल गर्म नहीं किया जा सकता। अब कोई ये कहे आपको कि आइस है, उसको और लो टेम्परेचर पे ठंडा करो, तो कुछ मतलब मान लीजिए पहले आपने आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री या -1 डिग्री है, उसको -10 तक ले जाओ तो आइस और हार्ड हो जाएगी। -10 यानी -9 डिग्री आपने और कम किया, 9 डिग्री टेम्परेचर और कम किया, तो बेसिकली क्या होना चाहिए? कुछ हीट इवॉल्व होनी चाहिए, नहीं कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलेगी। उस निकलने वाली हीट से क्या आप वाटर बॉईल कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। हम जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता। मतलब सुन के भी हंसी आती है कि हाउ कैन इट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। बट हीट तो निकलती है क्योंकि आपने आइस के टेम्परेचर को और कम कर दिया, तो और कुछ भी जो उसके अंदर थोड़ी बहुत भी एनर्जी थी, थोड़ी बहुत भी जो हीट थी वो बाहर निकल गई, एनवायरनमेंट में आ गई। बट क्या अब उस हीट से हम वाटर को गर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हीट के फ्लो पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, यानी हीट का फ्लो किस दिशा में होगा, यानी ऊष्मा का प्रवाह जो है वो किस दिशा में हो रहा है, अधिक से कम की तरफ, कम से अधिक की तरफ, इधर से उधर या किधर भी, उसके बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि बर्फ को निम्न ताप पर ठंडा करना और उससे प्राप्त ऊष्मा से जल को गर्म नहीं कर सकते, पर तुम प्रथम नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस को देखते हुए एक अलग ही नियम की, यानी एक नए नियम की आवश्यकता होती है, जिसे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। तो इस नियम से हम ऊर्जा के स्थानांतरण यानी कि फ्लो ऑफ हीट की दिशा का ज्ञान होता है, यानी ऊष्मा का या ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका ज्ञान होता है। और इसकी सहायता से हमें ये पता चलता है कि जो प्रोसेस है यानी जो प्रक्रम है वो स्वतः परिवर्तिता यानी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है। और सेकंड लॉ से की सहायता से हम ये भी पता कर सकते हैं कि अवशोषित ऊष्मा का कितना भाग कार्य में परिवर्तित हुआ, ठीक है। क्योंकि ये दिशा का तो बताता ही है कि हीट की फ्लो की जो डायरेक्शन है वो क्या है, किस दिशा से किस दिशा की तरफ जा रहा है हीट, और साथ में ये भी बताता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। साथ में वो ये भी बता देता है कि जो अवशोषित की गई ऊष्मा है उसका कितना प्रतिशत वर्क हुआ है, यानी कितना प्रतिशत उसका कार्य में परिवर्तित हुआ है, और बाकी की ऊष्मा जो है क्या हुई है, एनवायरमेंट में यानी उसका लॉस हुआ है। तो इसकी भी इसमें गणना की जा सकती है। तो इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बहुत काम का है, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेटमेंट है, जो एक एक नंबर के सवाल होते हैं उनमें स्टेटमेंट आ जाते हैं। जनरल पूछ लिया जाए कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन अगर वो स्पेशली पूछे कि भाई कैल्विन प्लांक का स्टेटमेंट लिखो तो आप यही लिखेंगे। अगर वो क्लॉसियस स्टेटमेंट पूछे तो ये लिखेंगे। अगर ओनली प्लांक स्टेटमेंट पूछे तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है अलग अलग। तो आपको देखना है कि अगर जनरल पूछे तो आप सिंपल लिख सकते हो कोई सा भी, और नहीं तो आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आप इन्हीं में से कोई लिखोगे। तो सबसे पहला जो है वो कैल्विन प्लांक का स्टेटमेंट था। कैल्विन प्लांक ने कहा कि ऐसी मशीन का बनना असंभव है, यानी ऐसी मशीन का बनाया जाना असंभव है जो चक्रों में चले, यानी जो साइक्लिक फॉर्म में चले, यानी एक साइकिल कंप्लीट हुआ, सेकंड साइकिल कंप्लीट हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, यानी कि पूरा वर्क करके वापस पहली वाली कंडीशन में आ जाए। कहने का मतलब साइक्लिक प्रोसेस हो जो कि चक्रों में चले और कार्यशील निकाय में बिना परिवर्तन के, यानी जो बॉडी है, जो एक्टिंग बॉडी है उसमें कोई चेंज ना हो, उसके में बिना परिवर्तन के एकल पिंड द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदल दे। यानी कि जो बॉडी है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और जितनी उसने ऊष्मा अवशोषित करी है उसको कंप्लीट वर्क में चेंज कर दे। और ये कहना है कैल्विन प्लांक का कि ऐसी मशीन का बनना या बनाया जाना असंभव है, जो कि कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट जो एब्जॉर्ब हीट है उसको आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता ही होता है, 100% होता है, उसको आप 100% वर्क में कंप्लीट नहीं कर सकते।
यानी इट इज इम्पॉसिबल टू डिराइव ए साइक्लिक ऑपरेटिंग डिवाइस द सोल इफेक्ट ऑफ विच is to absorb energy in the form of heat from a single thermal reservoir and to deliver an equivalent amount of work. ठीक है, देन उसके बाद में है क्लॉसियस स्टेटमेंट कि किसी बाह्य सहायता के बिना किसी स्वतः क्रिया मशीन यानी सेल्फ एक्टिंग मशीन के लिए कम ताप वाले पिंड से अधिक ताप वाले पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण असंभव है। ठीक है, जो आपन ने कहा था कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तो जो प्रोसेस जो हीट का फ्लो होता है वो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क होता है, यानी कोई बिना बाह्य कार्य किए अपने आप होता है। लेकिन क्लॉसियस ने ये कहा कि लो टेम्परेचर वाली मशीन या लो टेम्परेचर वाले पिंड से हाई टेम्परेचर वाले पिंड की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण अपने आप नहीं होता। हाई से लो की तरफ अपने आप होता है, लेकिन लो से हाई की तरफ अपने आप नहीं हो सकता। यानी ऐसी कोई भी मशीन बनाना असंभव है जो कम ताप वाले पिंड यानी कि लो टेम्परेचर वाली जो बॉडी है उससे अधिक टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ हीट को क्या कर सके, जो है फ्लो करवा सके विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। हीट फ्लो करा सकते हैं बट विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क करा सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है। यानी इट इज इम्पॉसिबल टू डिराइव ए साइक्लिक ऑपरेटिंग डिवाइस द सोल इफेक्ट ऑफ विच इज टू ट्रांसफर एनर्जी in the form of heat from a low temperature body to high temperature body without any external work। ठीक है, देन उसके बाद में प्लांक ने अलग स्टेटमेंट भी दिया था कि ऐसी मशीन का बनना असंभव है जिसमें कि एक चक्र में परिपार्श्विक में परिवर्तन किए बिना ऊष्मा को कार्य के समतुल्य में परिवर्तित किया जा सके। परिपार्श्विक यानी सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि जब हीट की फॉर्म में लॉस होता है तो वो कहाँ जाता है, सराउंडिंग में। तो ये कह रहा है कि सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हीट लॉस नहीं होनी चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट वे में कहा गया है, मतलब इसका वही है कि एनर्जी का हीट की फॉर्म में कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बात वही कही है जो पहले क्लॉसियस या हम कहें कि जो कैल्विन प्लांक ने जो कही थी। ठीक है, मतलब वही है इसका भी ना। तो ये क्या कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिराइव ए साइक्लिक मशीन which convert completely heat into equivalent of work in a cyclic process without changing the temperature of its surrounding। यानी उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज ना हो। भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज कब होगा, जब सराउंडिंग में वो हीट की फॉर्म में लॉस करेगा और सराउंडिंग में एनर्जी देगा, तभी तो होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज। और अगर उसने हीट की फॉर्म में लॉस नहीं किया तो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो वही चीज़ है ये भी। ठीक है, ये काफ़ी हद तक पहले वाले स्टेटमेंट से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ एंट्रोपी एक यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, एंट्रोपी। एंट्रोपी को अगर हम इन जनरल लैंग्वेज में बोले तो इट इज़ कॉल्ड रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यानी कि किसी भी सिस्टम में जो अव्यवस्था होती है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। तो उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है। यानी जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनके लिए एंट्रोपी जो चेंज होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं उनमें जब भी होते हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। और जितने भी हमने कहा एनवायरमेंटल प्रोसेस हैं वो सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल हैं, बिकॉज सारे के सारे कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः प्रक्रम है। तो स्वतः प्रक्रम हमेशा क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय सॉरी। तो जितने स्वतः प्रक्रम होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो हमने कहा कि एनवायरमेंटल जो प्रोसेस हैं यानी कि वातावरण में होने वाले, हमारे एनवायरमेंट में होने वाले जितने भी प्रक्रम हैं वो सारे क्या होते हैं, स्वतः प्रक्रम होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे के सारे अनुत्क्रमणीय होते हैं। इट मीन्स वो सारे के सारे क्या हैं, हम कह रहे हैं कि नॉन इरिवर्सिबल हैं और स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति में घटित होते हैं जितने भी प्रक्रम, तो ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हमने कहा कि इरिवर्सिबल सिस्टम में एंट्रोपी चेंज जो होती है वो क्या पॉजिटिव होती है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, तो फॉर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज जीरो, बट ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, मीन्स एंट्रोपी इंक्रीजेस। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर irreversible process, it means environmental processes, so the entropy of universe is always increases। ठीक है, देन उसके बाद में आता है अपने कार्नोट आइडियल इंजन, यानी कार्नोट इंजन आता है, कार्नो का आइडियल इंजन। ठीक है कार्नो का आदर्श इंजन यानी कार्नो चक्र, जिसको हम कार्नो साइकिल भी कहते हैं।
तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो इसको हम करेंगे अब कल। ओके, थैंक यू।